दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पक्की खबर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे सहारा पर ईडी की कार्रवाई के बारे में और बताएंगे ईडी क्या है जिसकी कार्रवाई के कारण इतना हो हल्ला हो रहा है और कहीं ना कहीं भगदड़ का माहौल आप सहारा कैडर में देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले सहारा के बारे में बता देता हूं। सहारा वो कंपनी है जिसने इंडिया को सेविंग सिखाई और बाद में इसी सहारा पर लोगों के पैसे लूटने के आरोप लगे, गबन के आरोप लगे, जिसके बाद से लगातार बहुत सारी एफआईआर आप सहारा के खिलाफ पूरे भारत में देखेंगे। उसके बाद से ही ईडी ने उन्हीं एफआईआर की बेस पर कार्रवाई शुरू की है। ईडी किस केस के ऊपर कार्रवाई करती है और कैसे इसकी एफआईआर दर्ज होती है और कैसे ये आगे काम करती है उसके बारे में बता देता हूँ। ईडी पीएमएलए एक्ट 2002 के अनुसार काम करती है, जो इसको पावरफुल बनाता है। पीएलए में किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने में, किसी को भी सामान भेजने में, किसी को गिरफ्तार करने में ईडी को किसी की भी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। ईडी किसी के ऊपर कहीं भी और किसी समय भी रेड डाल सकती है और उसको गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के सामने जो बयान ऑफिसर के सामने दिए जाते हैं उसी बयान को यहाँ सबूत माना जाता है। इसके अलावा जमानत के लिए कड़ी शर्तें, और अगर आपको ईडी से अपनी जमीन भी छुटवानी है तो उसके लिए अदालत में आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं वो बेगुनाह है। मतलब आपको साबित करना, ना कि ईडी को साबित करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोर्ट में जमानत लेने भी जाते हो तो कोर्ट की तरफ से ये पूरा इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, आपकी जमानत से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप कहीं जाते हो तो उसके लिए जो कोर्ट है वो जवाबदेह होगी। इसलिए इस कानून को इतना मजबूत और सबसे पावरफुल माना जाता है और इसी की बेस पर ईडी काम करती है। पीएमएलए में कोई एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। ईडी किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी धारा में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत या मतलब कैश का लेन देन के तहत कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस पर सुओ मोटो ले सकती है और आगे कार्रवाई कर सकती है। तो इसी प्रकार ईडी जो एफआईआर दर्ज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और अन्य स्टेटों में सहारा के ऊपर हुई है, जिसमें सहारा के ऊपर गबन का आरोप लगाया गया है साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पैसा जबरदस्ती डिपॉजिट किया गया और बार बार मांगने पर सहारा की तरफ से पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ सीधा सा मामला मनी लॉन्ड्रिंग या गबन का सामने आता है, जिसके बाद ईडी ने इन पे कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो मुंबई में एम्बे वैली पर कार्रवाई की, जिसमें उसने 1500 करोड़ के आसपास की ज़मीन अटैच की थी। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए अब कोलकाता में प्राइम सिटी पे कार्रवाई करते हुए लगभग 1,30 एकड़ की ज़मीन को ईडी ने अटैच किया है, जिसकी 1500 करोड़ के आसपास वैल्यू बताई जा रही है, जो कि 2016 के आसपास है। अगर आज के समय की बात करें तो ये 3 से 3,500 करोड़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि 2016 से और अभी तक बहुत रेट बढ़े हैं। और जो लैंड इन्होंने अटैच किए हुए सारे प्राइम लोकेशंस पर हैं, अच्छी अच्छी जगह पर हैं, इकट्ठे ज़मीन है और अच्छी अच्छी उनकी वैल्यूएशन कई गुना मेरे हिसाब से 2016 से बढ़ चुकी होगी। तो 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास आप अटैचमेंट बनी है। इसके अलावा सहारा के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया है कि इसने अलग अलग कंपनियों के माध्यम से पोंजी स्कीम्स चलाकर लोगों को लूटने का काम किया है, जिसमें लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा या रिटर्न देने का लालच दिया है। इसके अलावा इसने एजेंट को भी लूटा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है जो झारखंड में सहारा ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया श्रीवास्तव साहब की तरफ से कि हमने किसी को नहीं बोला बाबूजी, जो एजेंट हैं उन्होंने अपने आप से ही लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराया। तो उसका ये खट या तोड़ निकालते हैं, क्योंकि जब ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई करती है तो एजेंट्स के ऊपर आगे आप कोई एफआईआर नहीं होगी और एजेंट के ऊपर कार्रवाई होते हुए नहीं देखेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि सबसे बड़ी मैं बता देता हूँ, ना तो इसमें निवेशक का कोई दोष है और ना ही एजेंट्स का दोष। अगर कोई दोष है तो मैनेजमेंट का है। और मैनेजमेंट में भी मैं ये नहीं कहता कि सरासरी ने इसको गलत किया है। सरासरी बहुत बढ़िया आदमी थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया इंडिया को, लेकिन पता नहीं कौन उनकी मति भ्रष्ट कर दिए या कौन ऐसे लोग मैनेजमेंट में शामिल हो गए जिन्होंने सरासरी को पता हुए बिना ऐसे काम कर दिए कि जिनके कारण सरासरी को जेल में भी जाना पड़ा और आज उनके बच्चे भी उनसे दूर है, उनको मुखाग्नि तक भी नहीं दे पाए। तो दोस्तों यहाँ आपको सरासरी को गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनके नीचे आदमी थे ये उनके क्या धरा उनका सारा, उनकी मति भ्रष्ट थी, जिन्होंने पूरे सिस्टम को, सहारा के लोगों को, सहारा के निवेशकों को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को लटका के खड़ा कर दिया है।
इतने साल बीत जाने के बाद भी सारा की लोगों की जो लॉयल्टी सारा की तरफ आज तक खत्म नहीं हुई, सरासरी की तरफ। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज मैनेजमेंट में बैठे हैं और इस पूरे सिस्टम को डिले कर रहे हैं। कई बार आरोप लगे हैं सारा के ऊपर कि इन्होंने औने पौने दमों में प्रॉपर्टी बेच दी है, जिसका जिक्र ईडी ने इस अपनी प्रेस रिलीज में भी किया है। तो उनको भी अटैच किया जाएगा। अगर कोई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 करोड़ में बेची है तो ये मत सोचना कि वो प्रॉपर्टी खत्म होगी। ईडी इन सबको अटैच करेगी, लेने वाले को भी अटैच करेगी और बेचने वाले को भी अटैच करेगी। तो इसीलिए ईडी की कार्रवाई के कारण पहली बार सहारा के जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके ऊपर उनके अंदर खलबली मची हुई है। सब भ्रष्ट नहीं, सब गंदे नहीं है। सहारा में बहुत अच्छे लोग हैं। 35-36 साल तक लगातार रिटर्न दिया है, लोगों को पैसे वाला बना दिया गया है। एक समय पर सहारा ऐसा बिजनेस था जो गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा लाइबल माना जाता था। लोग बताते कि सहारा में काम करते हैं तो तालियां बजती थी कि वाह शाबाश, क्या बिजनेस हो तो सहारा जैसा। इतनी लाइबिलिटी, इतनी कहने की बात, इतनी इज्जत थी सहारा इंडिया के एक समय पर, और उसको इन्होंने जमीन पर ला के छोड़ दिया है। अर्श से फर्श तक लाने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अब भी सहारा में डिमक बन के बैठे हैं और ना की तरह क्या बोलते हैं वो डेरा डाल के बैठे हैं। ना तो वहाँ से हिल रहे हैं, ना समझौता होने दे रहे, ना वो होने देंगे। उनको सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ से मतलब है, जो कि ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन किया है। ईडी सबको गलत नहीं बता रही है। ईडी कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, जिनके दिमाग की ये देन थी, जिसके कारण एजेंट्स और निवेशक परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों और बता देता हूँ, फिर आपके दिमाग में आएगा कि क्या ईडी से ज़मीन छुटाना इतना आसान होगा जितना सुप्रीम कोर्ट से था। तो मैं बता देता हूँ बहुत मुश्किल रहने वाला है। ईडी जब भी कार्रवाई करती तो पुख्ता सबूतों के साथ करती है। इसके अलावा ईडी ने एजेंट्स और इन्वेस्टर से बहुत सारी पूछताछ की है। इसके अलावा ईडी ने रिलेटेड जो मैनेजर अधिकारी थे वहाँ उनसे भी पूछताछ जरूर की होगी। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है तो वो सबूत के रूप में मानी जाती है। तो बड़ा मुश्किल चैलेंज रहने वाला है सहारा के लिए। ये उससे भी मुश्किल रहेगा जब सहारा श्री जेल में थे। मैं आपको गारंटी और लिख के दे सकता हूँ कि बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन जो सहारा के गुड विलर्स हैं, गुड वेल विशर्स हैं, उनकी दुआओं में प्रार्थनाओं के कारण और उनकी मेहनत के कारण हो सकता है कि सहारा इससे बाहर आ जाए। लेकिन उससे पहले सहारा मैनेजमेंट को, चाहे जो हमारे सहारा श्री के पुत्र हैं उनको मिलकर, या जो और अच्छे बंदे हैं उनको मिलकर, जो सांप जो नाग जो डिमक सहारा मैनेजमेंट में बैठे हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप देखना सहारा फिर से खड़ी होगी और फिर से नंबर 1 कंपनी इंडिया की बनकर देश का नाम रोशन करेगी। अगर सहारा श्री को जो एडवाइस देने वाले लोग वो सही होते तो सहारा श्री आज अडानी अंबानी से भी आगे एलन मस्क की एक्स कंपनी की तरह दुनिया में नाम कमाती। उम्मीद यही है कि सहारा का सिक्का फिर चमकेगा और सहारा जरूर इससे बाहर आएगी। लेकिन तब तक ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी जब तक लोग स्पष्ट रूप से सारी बातें एजेंसी के सामने नहीं रख देते हैं। ईडी यहाँ रुकने वाली नहीं है। ईडी ने जो एक्शन स्टार्ट किए हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और जल्द ही आप बड़े बड़े एक्शन ईडी के और देखेंगे। इसके बाद इनके अधिकारियों की गिरफ्तारी आप देखेंगे। तो दोस्तों ईडी के पास अनंत शक्तियां हैं और सहारा ग्रुप पे अच्छे आदमियों की बात करो तो उनके पास उनकी कोई कमी नहीं है। देखते हैं इस बैटल में कौन जीतता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपकी कोई क्यूरीज है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बेल आइकन दबा लें ताकि सारा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सहारा प्रणाम।